गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे साइंस चैप्टर 1 क्लास 10th। और इसमें जो पहले जो आपका चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, ठीक है ना। इसमें जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपके, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 से मैं करा रहा हूँ, 6, 7, 8 तीन क्वेश्चन हम भी करेंगे। इसमें देखिए ध्यान से, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को किस प्रकार से संतुलित करते हैं ये हमें सीखना है। देखिएगा 1 by 1, ठीक है। सबसे पहले रिएक्शन 1 की बात करते हैं। देखिए ध्यान से क्या दिया है, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इज इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। देखिए किस प्रकार से देखते हैं, बड़ा सिंपल सा कार्य है। देखिए इधर Ca है, इधर Ca है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस का मतलब होता है कि दोनों तरफ के आप बराबर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए NO3 का होल 2 है, ठीक है, और इधर NO3 अकेला है। तो आपको फिर यहाँ पे 2 से गुणा कर देनी है। 2 से गुणा का मतलब होगा कि सारे में, यानी कि H में, N में, O में, सब में 2 की गुणा हो जाएगी, ठीक है। ये कार्य हो गया। अब देखिए NO3 इक्वल हो गया, इधर भी NO3 इक्वल हो गया। अब क्या बचा आपके पास, अब आपके पास बचे हैं केवल 2 चीज़ें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, कितने हाइड्रोजन है बस एक बार ये देख लीजिए। देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 ही हाइड्रोजन यहाँ है, यानी कि आपके पास हाइड्रोजन हो गए 4, ठीक है। 2 यहाँ है तो 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन देखिए कितने थे, ऑक्सीजन देखना जरूरी। ये तो NO3 तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 ही कम 2, ठीक है ना। और यहाँ पे भी 2 ही कम 2, यानी कि इक्वेशन 1 हो गई हमारी बैलेंस। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद में बात करते हैं आपका इक्वेशन नंबर जो बी है, ये था, मान लो ये बी है। देखिए ध्यान से, NaOH है प्लस H2SO4 है, तो NaOH हो गया, H2SO4 हो गया, इज इक्वल टू बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2O। अब देखिए कैसे देखेंगे हम, ध्यान से देखिए, यहाँ पे Na कितने हो गए, 2, यहाँ पे है 1, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। H2SO4 है, H2SO4 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल आपका। अब बचता है सिर्फ आपके पास H और O। H और O में देखेंगे तो O के कितने हैं यहाँ पे, 2, यहाँ पे है 1, तो 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ये बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन के देखेंगे 2 और 2 4, और यहाँ पे 2 दूनी 4, यानी कि 2 2 4, ये भी आपका क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगी इक्वेशन भी। इसके बाद में बात करेंगे आपकी C जो वाली है, इनके तीसरे वाली, बड़ा आसान है इसको करना। NaCl है प्लस AgNO3, और इस बल में क्या बन रहा है आपका, AgCl बन रहा है प्लस NaNO3 बन रहा है। देखिए ध्यान से, Ag यहाँ अकेला है, ये अकेला है, NO3 अकेला है, NO3 अकेला है, Na यहाँ था, Na यहाँ है, Cl यहाँ था, Cl यहाँ पे है, ठीक है। यानी कि सब कुछ इसमें, ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है, इसमें सब कुछ बैलेंस हुआ रहा है। और देखिए जैसे Na ने क्या किया, Ag को यहाँ से हटा दिया, ठीक है, और Ag ने क्या किया, इसको हटा दिया यहाँ पे, ठीक। तो ये सब्स्टिट्यूशन, इनके प्रतिस्थापन रिएक्शन का उदाहरण है, ठीक है ना। इसमें ये इसको हटा रहा है, ये इसको हटा रहा है, तो आपकी ये वाली ऐसे द्वि प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, इनके डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द्वि प्रतिस्थापन अभिक्रिया का आपका ये उदाहरण है। चलिए इसके बाद में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। लास्ट वाली है, बैरियम क्लोराइड है, H2SO4 है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है, और इज इक्वल टू में बन जाता है आपका BaSO4 प्लस HCl। देखिए इसको कैसे करेंगे, Ba, ठीक है, जैसा था ऐसा ही है, कोई छेड़खानी करने की जरूरत आपको इसमें नहीं है। SO4 जैसे था, SO4 भी ऐसे ही है, इसमें कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं H की। H कितने हैं यहाँ पे, 2, Cl भी कितने हैं, 2, तो उठा के 2 से गुणा कर दीजिए, और ये आपका कहानी खत्म। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। ये कौन सी अभिक्रिया, अगर कोई आपसे पूछने लग जाए तो देखिए ध्यान से, Ba ने हाइड्रोजन को हटाया, तो हाइड्रोजन, ठीक है ना, यहाँ पे इसके पास में आ जाएगा, दोनों मिल जाएंगे आपके, यानी कि ये भी आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और देखिए अभी एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, क्या होता है जब कोई इक्वेशन होती है तो उसमें कुछ शब्द होते हैं ना, मतलब ऐसे ब्रैकेट में लिखे रहते हैं। जैसे मान के चलिए कहीं पे AQ लिखा हुआ है, कहीं पे G लिख रहा, कहीं पे S लिख रहा, कहीं पे L लिख रहा, ठीक है ना, कहीं पे ये निशान है। जब इक्वेशन को करते हैं तो अभी इसी वीडियो में आगे, ठीक है ना, मैं आपको ये सारे के सारे सिंबल, इनके क्या मतलब होते हैं वो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखते रहिए आगे, अभी इसी वीडियो में बताएंगे आपको।
देख लीजिए, लगे हाथ बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की भी। 7 में क्या है, इसमें भी अभिक्रियाओं को संतुलित करना है, बस इतना है कि इसमें दूसरी तरीके से लिखी गई है। ठीक है, अब देखिए, जैसे सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनके Ca और हाइड्रोक्साइड होता है होल ट्वाइस E प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और इज इक्वल टू बन रहा है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस जल। ठीक, अब चेक कर लेंगे ये बैलेंस है या नहीं है। सबसे पहले देखिए ध्यान से, Ca अकेला था, अकेला है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन यहाँ अकेला था, कार्बन यहाँ भी अकेला है, तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन दो ये रहे, कितने हो गए, 4। यहाँ पे देखिए 3 ऑक्सीजन ये रहे और 1 ऑक्सीजन ये रहा, इनकी ऑक्सीजन भी इधर भी कितने हो गए, 4। उसके बाद में हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, तो इक्वेशन आपकी सही लिखी भी गई है और बैलेंस भी हो गई है। इसके बाद में नीचे जिंक है प्लस सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 इज इक्वल टू आपका बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक नाइट्रेट है इसमें, ठीक है ना, जिंक नाइट्रेट यानी कि ZnNO3 और सिल्वर यानी कि Ag। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस है। जिंक इसको यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा, ठीक है, और खुद NO3 के पास आके बैठ जाएगा, बैठ गया है, और Ag हो जाएगा अलग। कौन किसको प्रतिस्थापित करता है, किसको प्रतिस्थापित नहीं करता, ठीक है, तो धातुओं की जो क्रियाशीलता है आपकी, ठीक है ना, कौन अधिक क्रियाशील होता है, इसके लिए आप लोगों ने पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो आपकी श्रेणी होती है एक, उसमें सबकी क्रियाशीलता का क्रम दिया गया है, ठीक है ना, किसका अपचयन विभव कितना होता है, उसके आधार पे इनकी क्रियाशीलता है, उसके आधार पे उसकी स्टडी कर लीजिएगा तो पता लग जाएगा, ठीक है ना, कौन किसको विस्थापित करेगा, किसको नहीं करेगा, जैसे ऐसे होती है। पूरा का पूरा एक क्रम होता है इनका, ठीक है ना, ऐसे चलता रहता है लगातार, मंजन ये भी ऐसा जाएगा। ठीक है, तो ये क्रियाशीलता नीचे की तरफ ऐसे जब जाते हैं तो ये घट जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है, यानी कि लिथियम अधिक क्रियाशील है, उसके बाद में पोटेशियम उससे कम, बेरियम उससे कम, स्ट्रांसियम उससे कम हो जाएगा, कैल्शियम उससे कम हो जाएगा, सोडियम, उसके बाद में फिर यहाँ पे मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रिप्टॉन, यहाँ पे आपका आयरन, यहाँ पे आपका कैडमियम, ठीक है, और ये नीचे तक चलता रहता है जब तक आपके जो अक्रिय तत्व हैं यानी कि अक्रिय धातु हैं आपकी, जैसे कि Au, ठीक है ना, Ag, और उसके बाद में आते हैं जैसे हाइड्रोजन, कॉपर, ठीक है, ये आपके कम क्रियाशील पदार्थ हैं, ठीक है, तो इनकी सबसे नीचे लिखे जाते हैं इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में। चलिए खैर, इसको आप एक बार तैयार कर लीजिएगा, जैसे ही आपको ये याद हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि कौन किसको प्रतिस्थापित करेगा और कौन किसको प्रतिस्थापित नहीं करेगा, यानी कि क्रियाशीलता का क्रम आपको इसमें समझ में आ जाएगा। इसके बाद में बात कर लेते हैं जो आपकी C वाली है। देख लीजिए C में क्या है, C में इन्होंने दे रखा है आपका एल्यूमिनियम, ठीक है, और Cu Cl3, ठीक है, और उसके बाद में और क्या है, क्या बनना है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 बनना है, प्लस कॉपर बनना है। तो नॉर्मल ये इसको यहाँ से हटा रहा है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, सेम ऐसे ही है, ठीक है। और चौथे वाले एक बार पढ़ लीजिए, बैरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, देखिए ये तो बन गया आपका बैरियम क्लोराइड, फिर है आपका पोटेशियम सल्फेट, इस अभिक्रिया में नोट डाउन करके रखिएगा। और उसके बाद में क्या बनना है, बैरियम सल्फेट बन रहा है, प्लस बनना है आपका पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl। देखिए ध्यान से, अब ये कैसे बन जाते हैं, ठीक है ना, अगर ये आपको पढ़ना है तो इससे पहले आपको जो मूलक होते हैं आपके, थोड़ा सा उनके बारे में स्टडी कर लीजिएगा, यानी कि किसके ऊपर कितना प्लस और कितना माइनस होता है। जैसे बैरियम है, बैरियम के ऊपर 2 प्लस है, क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस होता है, ठीक है। तो जब इनकी स्ट्रक्चर आप ये अणुसूत्र लिखेंगे तो ये वाला यहाँ ट्रांसफर हो जाता है इसके नीचे, और ये वाला यहाँ पे बी, क्योंकि एक ही है माइनस में, माइनस प्लस कोई मैटर नहीं करेगा, बस ये पता होना चाहिए कितना है, कितने यूनिट है, एक है, एक आ जाएगा, और ये Cl के नीचे कितना आएगा, 2। अब यहाँ पे गुणा होती है तो आपको याद रखना, आप यह पता है इस चीज़ का कि गुणा में या भाग में एक मैटर नहीं करता, तो एक को हम लिखते ही नहीं, तो ये ऐसे बन जाता है BaCl2,
बेरियम क्लोराइड। क्लियर। अब इस इक्वेशन को देखते हैं, इसको बैलेंस करने की आवश्यकता हम लोगों को है। देखिए Ba अकेला था तो Ba इधर भी अकेला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, SO4 इधर अकेला था, SO4 इधर अकेला है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब आपके पास क्या बचा, K। ठीक है, K कितने हैं, 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में Cl में भी 2 की गुणा होगी और यहाँ पे भी Cl कितने हैं, 2। तो इस प्रकार से आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई है और हमने इसको लिख भी दिया है। अब जिसमें कह रहा था नेक्स्ट टाइप के विक्रिया है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है उसमें देखिएगा। देखिए क्वेश्चन 8 सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ आ रहा है, जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड के आगे AQ लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ एक एक चीज़ को। लिखिए पहले पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि KBr, और जो आगे AQ लिखा हुआ है ना, ये AQ, इसका मतलब होता है एक्वस। क्या मतलब होता है इसका, एक्वस, ऐसे लिखते हैं एक्वस। और एक्वस का मतलब होता है जलीय, अर्थात जिसमें जल मिला हुआ होता है उसे बोलते हैं आप लोग एक्वस। ठीक है, आगे प्लस बेरियम आयोडाइड यानी कि बेरियम आयोडाइड, ये बन गया। आगे है आपका पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड यानी कि Ba, और ये आपका Br2। अब देखो मैंने इसमें आगे लिखा नहीं है, जैसे मान लो ये S है, ठीक है, AQ यहाँ पे भी इसका मतलब जलीय हो जाएगा, और S का मतलब होता है सॉलिड यानी कि ठोस। ठीक, अब इसको बैलेंस करते हैं, देखिए ध्यान से। K अकेला था, अकेला है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन Br इधर 2 हो गए, इधर Br अकेला है। ठीक, तो 2 से गुणा कर देंगे, बेरियम के बराबर हो गई, सॉरी ब्रोमीन के बराबर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 इक्वल हो गया। अब K के कितने हो गए, 2, तो यहाँ पे कर देंगे हम 2 से गुणा। ठीक है, ये इक्वल हो गया। अब देखिए ध्यान से, क्या बचा आपके पास, बेरियम इधर अकेला था, ये अकेला है, I के 2 थे तो I के यहाँ पे 2 हैं, और आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद में B नंबर इक्वेशन है आपकी जिंक यानी कि Zn और कार्बोनेट यानी कि CO3। ठीक है, उसके आगे लिखा हुआ है S का मतलब, ठीक है, S लिखा हुआ है, S का मतलब क्या होता है, सॉलिड यानी कि ठोस, इज इक्वल टू, ठीक, देखिए आगे ध्यान से, किस चीज में टूट गया है वो आपका, जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये बनते कैसे हैं। जैसे नाम लिखा हुआ है, जिंक लिखा हुआ है, ऑक्साइड लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये बना कैसे, इसका सूत्र निर्माण किस प्रकार से होता है, तो इसका ऐसे है, देखिए Zn इसकी संयोजकता 2 होती है, ऑक्सीजन इसकी भी 2 होती है, और जब ये ऊपर प्लस और माइनस बराबर हो जाते हैं तो फिर इनको आप डायरेक्ट ऐड करके लिख देते हैं, यानी कि ऐसे लिख देते हैं ZnO। तो सूत्रों को अगर आप ये जो अणुसूत्र हैं इनको बनाना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप लोग किसका कितना संयोजकता होता है, इनके प्लस माइनस मैटर नहीं करता है संयोजकता में, लेकिन किसकी कितनी है ये मैटर करता है। ठीक है ना, तो आप ये सब तैयार कर ले, बड़ा आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप लोग मुझे बोलेंगे, ठीक है ना, व्हाट्सअप कर देना मेरे नंबर पे, तो मैं आपको इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो देख लीजिए, हाइड्रोजन है, जी लिखा हुआ है, हाइड्रोजन में क्या लिखा हुआ है, जी का मतलब गैस, यहाँ पे भी गैस, और जो आगे बन रहा है वो भी क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन रहा है। ठीक है, चलिए इक्वेशन 3 को देखिए यहीं से, हाइड्रोजन H2, ठीक है, प्लस क्लोरीन यानी कि Cl2, और उसके बाद में हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, देखो हाइड्रोजन के 2 हैं, क्लोरीन के 2 हैं, ये हो गया ऐसे। अब जो वही बात की भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जी की केवल इंडिकेट कर रहा है इनकी अवस्थाओं को। ठीक है, अवस्थाओं से मतलब है कि ठोस, द्रव, गैस, यानी कि सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर गैस है। ये क्या है आपका, गैसियस स्टेट है। किस चीज को दिखाता है, अवस्थाओं को। ठीक है ना, अवस्थाएं कैसी हैं उस चीज को इंडिकेट करने के लिए दिया जाता है। कई बार ना एनहाइड्रस भी दे देता है इस प्रकार से। ठीक, तो इसका मीनिंग होता है शुष्क, यानी कि बिल्कुल सूखा हुआ, इस प्रकार आ जाएगा। कई बार यहाँ पे मान लो ऐसे डेल्टा का साइन आया हुआ है, ठीक, तो डेल्टा का मतलब होता है हीट करना, या सीधी भाषा में कहीं तो गर्म करने के लिए डेल्टा का इस्तेमाल वहां पे होगा। लास्ट रिएक्शन देख लीजिए आपकी, बड़ी आसान है ये भी, मैग्नीशियम है यानी कि Mg,
एस लिखा हुआ है यानी कि उसकी अवस्था को दर्शा रहा है, धातु है, ठीक है, सॉलिड ही होगी ये। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, AQ यानी कि एक्वस। देखिए अधिकांश धातुएं ठोस होती हैं, अधिकांश धातुएं क्या होती हैं, ठोस। वो अलग बात है कि आप लोग वहाँ पे Hg यानी कि मरकरी की बात करते हैं, क्या है, एक्सेप्शन यानी कि अपवाद है, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक, कुछ धातु ऐसी हैं जैसे सोडियम, ठोस तो हैं बट सॉफ्ट हैं, इतनी हार्ड भी नहीं है। चलिए देखिए कि क्या होगा यहाँ पे, बड़ा आसान है। आगे क्या बन रहा है आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि मैग्नीशियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ पे विस्थापित कर देगा, और विस्थापित करने के बाद खुद इसके पास आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो Mg होता है ना, इसकी संयोजकता 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तो 2 इसके नीचे जाएगा, ठीक है, 1 इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, MgCl2, और प्लस हाइड्रोजन गैस वहाँ से बाहर जा रही है। अब देखिए इसके बाद में क्लोरीन के कितने हैं यहाँ पे, 2, और यहाँ पे है 1, तो बस 2 से गुणा कर देंगे, क्लोरीन के बराबर हो गए और हाइड्रोजन के भी बराबर हो गए। तो इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 तीनों NCERT वाली जो बुक है उसमें मैंने तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको एक साथ करा दिए हैं, समझा दिए हैं। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत रहती है, ठीक है ना, इस पूरे के पूरे चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई समस्या है तो ये 9759829275, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हैं, इस पे अपना जो भी प्रॉब्लम आपकी है कक्षा 10th की, ठीक है, 10th हो 11th हो चाहे 12th हो, ये मैटर नहीं करता, इस पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए। कोई टॉपिक आपको समझना हो, ठीक है, उस पर सूचना दे दीजिए कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, इसको समझा दीजिए, इसकी सूचना दे दीजिए, तो मैं ऐसा ही करूँगा, आपको वो टॉपिक का वीडियो बना के, ठीक है, आपके पास भेज दूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का।